सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। वर्ष 2023 पाने की जबरदस्त इच्छा, प्रबल उत्कंठा के साथ भर्तियों का एक दौर शुरू हो चुका है। और इस दौर में कॉलेज एजुकेशन की आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती। नॉर्मली होता ये है कॉलेज एजुकेशन में कि किसी विषय में 20 पोस्टें आती हैं, किसी में 10 आती हैं, किसी में 50 आ जाती हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मान ली जाती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ग्रेड फर्स्ट जितनी वैकेंसियां कॉलेज एजुकेशन में आ रही हैं, मैं हिंदी का देख रहा था 214 पोस्टें इतनी स्कूल एजुकेशन में आती हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस पे रुक कैसे गया मुकेश? तो इस पे हैंग हो रहा हो जैसे ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इतनी बड़ी भर्ती है, इतने बड़े पद हैं, अपने आप में मायने रखता है कि इतने पदों में यदि हम वास्तव में एलिजिबल हैं और हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। नॉर्मली कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या योग्यता क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं करूंगा। आप चाहे आरएस बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ग्रेड सेकंड बनना चाहते हैं, ग्रेड थर्ड बनना चाहते हैं, डीएसएस भी क्रैक करना चाहते हैं, ये बेसिकली याद रखना 4-5 योग्यता आप में बहुत जरूरी है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात बहुत अलग है, बट ये 4 चीजें बहुत गजब की होनी चाहिए। एक तो आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा जरूर होनी चाहिए, याद रखना। जब तक आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा नहीं है, याद रखना, आप बहुत बेटर नहीं कर सकते। प्रबल उत्कंठा का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं, तो मैंने अपनी पूरी ऊर्जा, मेरे जीवन का पूरा उद्देश्य इस समय यानी आने वाले 4 महीने 3 महीने मैं केवल उसी पे टारगेट करूंगा, बाकी चीजों पे देखूंगा नहीं। ये होती है प्रबल उत्कंठा। आप किसी भी भर्ती में यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपको यही करना है। नंबर 2, मैं अपना सर्वोत्कृष्ट कैसे दूं, यानी आपको परिणामों के बारे में सोचना है। परिणामों के बारे में मैं उसकी बात नहीं कर रहा भगवान श्री कृष्ण वाले की, मैं बात ये कर रहा हूं कि मुझे कहां तक जाना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि कहां तक सिलेक्शन होता है और मैं कितने नंबर ज्यादा लाऊंगा, तब जाके मुझे इंटरव्यू बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वरना मुझे इंटरव्यू पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और हो सकता है वर्तमान लोक सेवा आयोग की जो कार्य प्रणाली है, जो करप्शन है, उसको देख के आप डर जाएं। तो बेटर ये होगा कि रिटन एग्जाम में मैं इतने नंबर लेके आऊं कि मुझे किसी पे डिपेंडेबल नहीं रहना पड़े, यानी उन 200 नंबरों में मैं मैक्सिमम स्कोर करूं। यानी आपको परिणाम के बारे में सोचना है कि मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे क्या आउटपुट लेके आने हैं, ये किसी भी कंपटीशन में आपको पता होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं समय का मूल्यवान उपयोग। जैसे मान लीजिए कई बच्चों ने कहा कि सर इतने समय में क्या पॉसिबल है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। आरएस आईएएस कोई भी कंपटीशन हो पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल तब है जब जिस दिन भर्ती आई, जिस दिन विज्ञापन आया और आपकी वास्तव में इच्छा है कि सर मुझे बनना है, तो उसी दिन से आपने समय का अपना मूल्यवान उपयोग करना शुरू कर दिया। मूल्यवान उपयोग का मतलब है बेहतर उत्पादकता, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए कि मुझे वो कौन से कार्य करने हैं जो कम समय में बेहतर रिजल्ट देंगे, मुझे वो कौन सी किताबें फॉलो करनी है जो रियल में बहुत उपयोगी हैं और वो उनको पढ़ने के बाद मुझे चीजों पे देखना ही नहीं है, मुझे वो कौन सी स्मार्ट स्टडी की तकनीक यूज करनी है कि मुझे ना इधर देखना पड़े ना उधर देखना पड़े। तो समय का मूल्यवान उपयोग आपको बेहतर तरीके से, यानी कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। और चौथी चीज, क्लियरिटी, स्पष्टता, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियरिटी रखो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य बनने के लिए आपको अवसर प्रदान करती है। इसका जो सिलेबस है वो नो डाउट स्कूल लेक्चर की अपेक्षा थोड़ा व्यापक होता है, याद रखना। लेकिन मैंने कहा जितनी बड़ी भर्ती होती है उतना ही सिलेक्शन आसान होता है, ये मेरा मानना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आपको लगे हुए ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हो सकता है ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट सब जगह सफल हुए और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। कहने का मतलब यह है क्लियरिटी रखना। यदि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है, तुम्हें अपने संसाधनों पे विश्वास है और तुम्हें लगता है कि वास्तव में मैं इसकी योग्यताओं को फुलफिल करता हूं, तो आपको बिना डाउट एकदम से इस पे चलना चाहिए। पांचवी चीज जो आप में योग्यता होनी चाहिए, सिंगल माइंडेड। मैं सिंगल माइंडेड की बात क्यों करता हूं, ये आप ये मत समझना कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता है, ये आपको हर कंपटीशन में आगे रखने वाली योग्यता है। दुनिया और बात करेगी, मैं डिफरेंट बातें करूंगा। मुझे लगता है कि ये एलिजिबिलिटी आप में है तो फिर आपको भी कंपटीशन कर सकते हो। सिंगल माइंडेड का मतलब ये है
कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और जिस राह पे चल पड़े ना, आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी ना, फिर रुकना नहीं है साहब। फिर कोई क्या बोलेगा कि सर ऐसे कर लो, कोई कहेगा कि साहब ऐसे करो, कोई कहेगा मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जितने लोग सिलेक्ट होते हैं, मान लीजिए मेरा बैच है, मान लीजिए मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी आई, 7वीं रैंक आ गई मेरे स्थान में, मैं अलग बात कहूंगा, 11वीं रैंक वाला अलग कहेगा, 32 वाला अलग कहेगा, 50 वाला अलग कहेगा, फर्स्ट रैंक वाला अलग कहेगा। हर इंसान अलग अलग बातें बोलेगा, कोई की बातें समान नहीं होंगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं डिफरेंट बोलूं। ठीक है, आपको क्या करना है ये आपके लिए जरूरी है, आपके लिए क्या सही है ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपका सिंगल माइंडेड होना जरूरी है, मतलब केवल एक चीज पे विश्वास करना और फिर आगे बढ़ना है। और छठी और अंतिम चीज याद रखना, पूर्व धारणाएं छोड़ देना। पूर्व धारणा का मतलब क्या है? सर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मैंने सुना है कि सिलेक्शन होने के लिए इंटरव्यू में पैसे देने पड़ता है। सर मैंने सुना है कि विदाउट इंटरव्यू यहां कुछ भी नहीं हो सकता। सर मैंने सुना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ऐसा होता है। सर मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में चयनित होने के लिए कम से कम 2 साल तैयारी करनी पड़ती है। देखो कोई भी कंपटीशन को तैयार करने के लिए हो सकता है 4 साल लगे, 2 साल लगे, हमारी भर्ती 5 साल चली थी, लेकिन मैं कहता हूं कि ईमानदारी से, जो मैंने बोला ना कि समय का मूल्यवान उपयोग, परिणाम आउटपुट, प्रबल उत्कंठा, क्लियरिटी और सिंगल माइंडेड है, तो कोई भी कंपटीशन को 3 से 4 महीने में करेक्ट किया जा सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा समय चाहिए। ठीक है, कम समय में आपको अपने टारगेट उतने ही क्लियर रखने पड़ते हैं, आपको सिलेबस उतना ही क्लियर रखना पड़ता है, आपको उतनी कम किताबें पढ़नी पड़ती हैं, यानी आपको विषय वस्तु को सीमित करके आगे बढ़ना पड़ता है, बाकी कम समय में भी रिजल्ट लिया जा सकता है। तो ये 6 ही अनिवार्य योग्यता कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको सेकंड ग्रेड बनना है, ग्रेड फर्स्ट बनना है, आरएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करनी है, तो ये योग्यता होनी चाहिए। फिर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने कहा कि साहब ये बहुत बड़ी भर्ती है। बड़ी भर्ती कैसे है? मैंने कहा कि इससे बड़ी भर्ती आज तक आई नहीं। वैसे तो आपने वीडियोस देख ली होंगे लगभग, मैं शॉर्ट में चर्चा करूंगा जो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए मैं जो बातें बोलूंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ये विज्ञापन है, ये विज्ञापन दोबारा भी आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं दोबारा विज्ञापन आएगा? क्योंकि इसमें अभी आरक्षण विसंगतियां हैं, स्पेशली एससी रिजर्वेशन को लेकर, सभी रिजर्वेशन को लेकर। तो आरक्षण विसंगति की वजह से यह विज्ञापन मेरे अकॉर्डिंग संशोधित होकर आएगा, ये मेरा अनुमान है, याद रखना। ठीक है, तो फिलहाल ये विज्ञापन आपके सामने है। 1913 पदों की भर्ती है, मेरे अकॉर्डिंग 48 विषयों में। बहुत बड़ी बात है, आज तक 48 विषयों में कभी भर्ती नहीं हुई, इस बार ऐसे ऐसे विषय जोड़े गए जो देखिए सुने नहीं आपने। 1913 पदों के लिए जो है ये भर्ती है, याद रखना, ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है ना, कॉलेज लेक्चर की इतनी बड़ी भर्ती हो नहीं सकती, ये इस बात को व्यक्त कर रहा है कि भविष्य में और भी बड़ी भर्ती आ सकती है। पदों की जो संख्या की बात करूंगा मैं, इतने पद हैं कि आपको ध्यान नहीं देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बॉटनी में 70, केमिस्ट्री में 81, ठीक है ना, ये मतलब इस बात को व्यक्त करता है, स्कूल लेक्चर वाली पोस्टें हैं। ठीक है, 70 पोस्ट, 81 पोस्ट, मैथ में 53, फिजिक्स में 60। यदि मैं ईमानदारी से, मैं जहां तक विश्वास कर रहा हूं, अभी योगेंद्र मेरे पास आया था मिलने के लिए, फिजिक्स टॉपर, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, तो वो मेरे को बता रहा था सर इसमें योग्य लोग नहीं मिलेंगे, ईमानदारी से लोग नहीं मिलेंगे इसमें। फिजिक्स से यदि कोई बच्चा नेट है, उसको हर चीज को त्याग कर लग जाना चाहिए। ये सभी विषय में बहुत, जूलॉजी में 64 पोस्ट हैं, बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना। असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी बड़ी पोस्टें होना, एबीएसटी में 86 पोस्ट हैं, बिजनेस में 71, ईएफएम में 70, जियोलॉजी में 6। मतलब ये आप ये देखिए कि इतनी इतनी पोस्टें भी होती हैं क्या। लॉ में 25 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 103 पोस्ट हैं। यदि कोई बच्चा आप में से इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है, मुझे लगता है कि हर चीज को छोड़ के लग जाना, इससे ज्यादा आसान सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। सबसे कम सीमित संख्या इकोनॉमिक्स में यदि कोई बच्चा है, छोड़ना मत इस चांस को, सेल्फ स्टडीज से छोड़ना मत इस चीज को। इंग्लिश में 153, बहुत बड़ी पोस्ट है, याद रखना, बहुत बड़ी पोस्ट है, नेट नहीं मिलते इंग्लिश में। ज्योग्राफी में 150, हिंदी में 214, हिस्ट्री में 177, बहुत बड़ी बात है। सोशोलॉजी में 80, बहुत आसान सिलेक्शन है सोशोलॉजी में, बता देता हूं मैं, यदि कोई सोशोलॉजी से एमए किया हुआ है। सबसे कम कंपटीशन वाले विषय हैं जो मैं गोल घेरे कर रहा हूं, ये फिजिक्स है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, फिलोसॉफी 11, लगभग बहुत कम लोग मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस 181, इसका पेपर ये आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 45, सबसे कमजोर कंपटीशन है पब्लिक एडमिन। कोई यदि बच्चा है तो जरूर करना इस चांस को। संस्कृत में 76, उर्दू 24, पंजाबी, ये बाकी साइकोलॉजी में इस बार 10 पोस्ट हैं, बाकी इस बार पता नहीं किस किस में पोस्टें आई हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे विषय भी हैं जो नए हैं। खैर छोड़िए,
इस विज्ञापन को एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। काम की बातें क्या है इसमें मैं बता देता हूं। योग्यता की यदि अपन बात करते हैं तो योग्यता में इसके अंतर्गत जो है आपको स्पेशली दो बातें याद रखनी है। इसमें स्पेशली लिख रखा है कि आप में 55% आपके एमए होने चाहिए, यानी पीजी आपकी होनी चाहिए। इससे पहले जो भर्तियां आई थी उनमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था, यानी गार था। इस बार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का इन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। यद्यपि इससे पहले वाली भर्ती में भी इसका जिक्र था, लेकिन इस भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी 10वीं 12वीं बीए इनमें आपके कितने भी परसेंटेज हो आप वैलिड हैं, यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को हटा दिया गया है। केवल योग्यता रखी गई है आपके एमए में 55% होने चाहिए और आपकी नेट या सेट आपकी होनी चाहिए। इन 55% में भी इन्होंने लिखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ये जो कैटेगरियां वाले बच्चे हैं और दिव्यांग, इन बच्चों को 5% की छूट है, याद रखना। यानी 50% जिनके एमए में हैं इन कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं, याद रखना इसमें, तो इनको 5% की छूट है, यानी 50%। शर्त यह है कि इसमें ग्रेस या सानुग्रह अंक नहीं होने चाहिए, विदाउट ग्रेस होना चाहिए 50%। और जो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और बाकी सब कैटेगरियां हैं उनमें 55% एमए में होने चाहिए। बड़ा सवाल बच्चों का होता है कि सर मेरी एमए प्रीवियस पूरी हो गई है, क्या मैं कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भर सकता हूं? डेफिनेटली भर सकते हो। एमए प्रीवियस आपकी हो चुकी है, एमए फाइनल आपकी हो जाएगी जब तक इंटरव्यू की प्रोसेस होगी। इनकी कंडीशन ये है, आपकी नेट नहीं हुई, आपकी सेट नहीं हुई, आपकी एमए कंप्लीट नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए अक्टूबर में इन्होंने डेट दी है, पॉसिबिलिटीज है 99% अक्टूबर में करवा दें। चुनावी समय रहेगा, चुनावों की तैयारियां रहेंगी, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आगे भी पोस्टपोन्ड हो, बट अपन ये मान के चलें और आप ये मान के चलो कि 100% अक्टूबर में होगी। और जितनी भी भर्तियों के विज्ञापन आएंगे याद रखना उन सब में ये डेट लिखी आएगी कि ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन आएगा तो लिखा आएगा कि हम जनवरी में एग्जाम करवाएंगे। सब में इस बार डेट आएगी। ये हम सचिवालय गए थे तो वहां एक बात कर रहे थे अधिकारी की, वो बोल रहे थे कि जितने भी विज्ञापन आएंगे सब में संभावित डेट दी जाएगी। सरकार थोड़ा सा अपने नेगेटिव पक्ष को हटाना चाहती है कि देखो इनकी ये स्थितियां हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो थोड़ा सा सरकार इसमें सोच रही है। तो अक्टूबर में एग्जाम पॉसिबिलिटी है, फिर रिजल्ट आएगा, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हो सकता है अगले साल में ये प्रोसेस और अगले साल के एंड में जाके प्रोसेस पूरी हो। इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने एग्जाम दे ली और आपका इंटरव्यू है अगली साल 10 अप्रैल से स्टार्ट है फिजिक्स के इंटरव्यू, तो 10 अप्रैल से फिजिक्स के इंटरव्यू स्टार्ट है, तो उस 9 तारीख तक, यानी 9 तारीख को शाम तक आपके पास नेट भी होनी चाहिए, या सेट है तो सेट होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास एमए आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले चाहे कोई कंप्लीट नहीं आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके सब्जेक्ट के इंटरव्यू प्रारंभ होंगे उससे एक दिन पहले तक, यानी उस इंटरव्यू डेट से पहले तक आपके पास पूरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये इनकी कंडीशन है। बाकी आप भर सकते हैं, आप भविष्य में नेट का पेपर दें, आपकी हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा जरूर है कि मन में रहेगा कि यार अभी तो पता नहीं नेट होगी कि नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन का फर्क पड़ता है। जिनकी ऑलरेडी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। योग्यता मैंने बता दिया है, एमए चाहिए, नेट सेट चाहिए। यद्यपि इन्होंने कह रखा है कि 2009 से, जुलाई 2009 से पहले यदि कोई पीएचडी है तो वो आप में से लगभग लोग मिलेंगे नहीं, वो एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के यदि 2002 से पहले उन्होंने अपने राज्य की सेट कर रखी है तो एलिजिबल है, तो वो भी इतनी साल के नहीं मिलेंगे। आज 2023 चल रहा है, याद रखना। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है एज ग्रुप, 21 से 40 साल, यानी मिनिमम 21 साल का होना चाहिए, ठीक है ना। 1 जुलाई 2023 लिखा हुआ शायद, तो उसको 21 साल होनी चाहिए, ना एक दिन कम, ना 1 घंटा कम, ना 2 घंटा कम, ठीक है। पूरी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष है। लेकिन इस 21 से 40 वर्ष में इन्होंने थोड़ी सी एक बात लिखी है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इनके ईडब्ल्यूएस, इनके जो जनरल के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, पुरुष हैं, उनको 5 साल की छूट है। लेकिन यदि वो आयु में छूट ले लेते हैं तो याद रखना जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें अपनी कैटेगरी के अलावा वो जनरल कैटेगरी के रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी उन रिक्तियों के विरुद्ध नहीं जा सकेंगे यदि आप आयु में छूट ले लेते हैं, फीस में छूट ले लेते हैं अपने रिजर्व कैटेगरी का। तो ये इसकी लिखी हुई बात है। महिलाओं के लिए नॉर्मली 10 साल है रिजर्व कैटेगरी वाली जो है। विधवा परित्यक्ता के लिए कोई आयु की लिमिट नहीं है, याद रखना, वो कभी भी दे सकते हैं, याद रखना। बाकी जो सर्विसमैन वगैरह उनके लिए 50 वर्ष है। तो ये पूरा विज्ञापन में लिख रखा, आप देख लीजिएगा। एक विशेष बात यह है कि 0 से लेके 22 तक के पद, जिसमें लगभग आपकी ह्यूमैनिटी, साइंस, सब के विषय आ गए,
उन पदों की लास्ट भर्ती हुई थी 2021-22 में। तो इन्होंने माना है कि उन पदों में मान लीजिए कि जुलाई 2023 में कोई व्यक्ति की आयु ज्यादा हो रही है, तो उस भर्ती में 1 साल का चूंकि गैप रहा है, ठीक है, तो उसका 1 साल का लाभ दिया जाएगा। यानी आपकी उम्र ज्यादा हो रही है तो आपको 1 साल की छूट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, याद रखना। ये इन्होंने इसमें विज्ञप्ति में प्रावधान किया है। तो जिनकी आयु 1 साल ज्यादा हो रही है उनको अपने आप ही फायदा मिल जाएगा। ये लिख रखा है उसमें कि जिनकी आयु जो है वो 2022 को या 23 को पूरी हो रही है, जुलाई 23 के हिसाब से, और 1 साल की मतलब उनकी ज्यादा हो रही है, तो उसमें उनको छूट मिल जाएगी। ये आप विज्ञापन में लिख लीजिएगा। बेटा बीएड जरूरी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल एमए चाहिए, नेट या सेट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। गार्ड नहीं है, योग्यता मैंने बता दी है, एज ग्रुप मैंने बता दिया है। विशेष बात यह, कई लड़कियां पूछती हैं सर हमारी तलाक कोर्ट में चल रहा है, विधवा मान लीजिए कोई बच्ची बिचारी हो जाती है, तो उनका जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह का इन्होंने दिया है कि जो लास्ट डेट है कि शायद जुलाई है ना, 25 जुलाई शायद लास्ट डेट होगी मेरे अकॉर्डिंग, मैंने देखा नहीं इसमें, देखी थी मैंने, लिखी नहीं शायद इसमें। इसकी जो डेट है वो शायद थी 25 जून या 25 जुलाई शायद मैंने देखा होगा। आपको भी ध्यान में होगा, लिखा कहाँ था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, शायद 25 जुलाई लास्ट डेट होगी इसकी। तो 25 जुलाई के बाद या 26 तारीख है, 26 जुलाई, 26 जुलाई है शायद, उसके बाद 45 दिन के भीतर एक संशोधन डेट होती है। मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट नहीं बना, उस समय आप जमा करवा सकते हैं, अपनी कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं। आपका तलाक का केस चल रहा है और वो बाद में हुआ, तो उस संशोधन तिथि के भीतर 45 डेज के भीतर यदि आप करते हैं तो आपकी वो कैटेगरी चेंज मान ली जाएगी। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि और वो 45 दिन संशोधन वाले, उसके बाद तक आप कैटेगरी को चेंज नहीं करवाते हैं तो फिर आपको लाभ दे नहीं होगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सर्टिफिकेट में नहीं मिला जाति का, लेकिन यदि नहीं मिला और आप उस जाति से बिलोंग करते हैं तो आप आवेदन तो उस जाति में कर दीजिए। लास्ट में यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं भी बना और बाद की डेट का बना है तो आपसे केवल शपथ पत्र लिया जाएगा। इसको लेकर आप कंफ्यूजन मत पालना। अदर स्टेट का चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे राजस्थान में उसकी शादी हो गई हो महिला, चाहे विकलांग, तलाकशुदा, विधवा, कोई भी हो, वो सब जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए पात्र होंगे। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। केवल राजस्थान की महिला जिसकी शादी बाहर हो गई है उसको अपने पिता के नाम से सर्टिफिकेट देने पे रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये काम की बात है। हाँ, 25 जुलाई अंतिम तिथि है ना, हाँ, तो 25 जुलाई के बाद 45 दिन मिलते हैं संशोधन के लिए। उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चार्जेस देकर और आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। ये आरपीसी ने पूरी प्रक्रिया को लिख रखा है। अब देखना आगे की जो चीज है अंतिम रूप से वो क्या है कि ये तो हो ही गया। क्वालिफिकेशन को लेकर मेरे अकॉर्डिंग कोई संदेह नहीं है आप लोगों में। 40% का एक बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, 40% का रूल है कि नहीं है। ग्रेड फेस्ट का जब विज्ञापन आया था तो उस विज्ञापन में लिखा था कि मिनिमम 40% आपको दोनों पेपरों में लाने होंगे अलग अलग। ये ग्रेड फेस्ट में लिखा हुआ था, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको 40% नंबर लाने हैं क्या। तो 40% का रूल इन लोगों ने नहीं रखा है, याद रखना। तो अब आगे थोड़ा बहुत कोई चेंज कर दें तो कर दें, क्योंकि इन्होंने लिखा विज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये फिलहाल तो इन्होंने 40% का कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि आपको 40% लाने हैं क्या। और ये जो कुछ विषय बता रहा हूं मैं, इनमें तो स्थिति ये रहेगी, ये 40% कर देना तो लगभग पद खाली जाएंगे। फिर फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनमें कोई बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। कुछ विषय तो इस बार एकदम नए जोड़े हैं, तो बहुत आसान रहता है मामला इनमें। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो मेरे अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। काम की बात, आगे बढ़ते हैं अपन। ये थी इसमें योग्यता की बातें मैंने बता दी है ना, इसमें और तो कोई चीज मेरे अकॉर्डिंग रहा नहीं है। ये थी सेट है, नेट है, संशोधित का आपका होना चाहिए। ओके, यही बातें थी। और कुछ सवाल हो इसको लेकर योग्यता वाले, आप नेट में 55% अनिवार्य है, निश्चित रूप से अनिवार्य है। हरियाणा वालों को तलाक का नहीं मिलेगा बेटी, हरियाणा वालों को क्यों मिलेगा। राजस्थान की भर्ती है तो हरियाणा वालों को क्यों मिलेगा। आप जनरल में, आप में दम हो जनरल में फाइट करो भाई, राजस्थान की महिलाओं को मिलेगा। और ये तलाक वलाक कम से कम लिया करो भाई, अच्छी बात नहीं है। तभी लिया करो जब जिंदगी में कोई जमाई साथ नहीं दे, तब लेना, वरना नहीं लेना। नौकरी के लिए तलाक वलाक मत लेना कभी भी। अवनी ऑब्जेक्टिव बुक साइकोलॉजी की मार्केट में आ गई है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड सबके लिए गजब की किताब है। आगे देखिएगा, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सर समझ में नहीं आ रहा, 3 से 4 महीने में कैसे हो सकता है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। 3 पेपर आपके होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपका सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, सब्जेक्ट का सेकंड पेपर, और तीसरा पेपर होता है जीके का थर्ड पेपर, जिसमें जीके भी अच्छे लेवल का है। सिंपल सी फंडा है, 3 से 4 महीने आपके पास बचते हैं।
मैंने कहा कि बनने वाला 3 महीने में भी बन सकता है और नहीं बनने वाला 3 साल भी लेके चलता है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ये आवश्यक नहीं है। फर्स्ट पेपर है 75 क्वेश्चन, 75 और ये 50, ठीक है। ये मतलब एक प्रकार से 150 आपका क्या नंबर हो गया आपका, ये दोनों पेपर जो मिला के हो गए वो कितने के हो गए, 150 के हो गए, ठीक है ना। और ये 50 का हो गया, टोटल 200। नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस 24 नंबर का क्या होता है आपका साक्षात्कार होगा। यानी आपको रिटर्न 200 नंबर का आपका होना है, 150 का आपका सब्जेक्ट होना है और 50 का आपका स्पेशली क्या होना है, जीके होना है, याद रखना, ठीक है। क्या होना है, जीके होना है। 200 नंबर प्लस 24 नंबर इंटरव्यू है। साक्षात्कार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है यदि आप रिटर्न में बहुत अच्छा ले जाते हो, समझ रहे हैं आप। रिटर्न में अच्छा ले जाते हैं किसी भी विषय में, यदि आप रिटर्न में 200 नंबरों में से यदि 140 प्लस आप नंबर ले आते हैं तो मुझे लगता है इस रिटर्न का कोई बड़ा योगदान नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारे टाइम में जिसके भी रिटर्न में 120 प्लस थे उसके लिए इंटरव्यू कोई बड़ा योगदान नहीं था। अब जैसे मेरे 129 नंबर थे, ठीक है, तो मेरे अगला यदि 4 नंबर भी दे देता ना, 4 नंबर भी तो भी हो जाता, क्योंकि 5 नंबर देता तो भी हो जाता मेरा 134 पॉइंट समथिंग ऐसे रही थी ओबीसी की। तो कहने का मतलब ये है कि रिटर्न आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, वरना यदि इंटरव्यू पे डिपेंड रहोगे तो ये मान के चलना कि ये लोग बहुत बुरी स्थिति है इनकी। तो कोशिश करो कि ये 200 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। इन 200 नंबरों में 140 नंबर प्लस, यदि मैं तो ये कहूंगा कि आप 170 तक का टारगेट लेके चलें कि हमें करना है। लेकिन आपके पास चूंकि समय 3 से 4 माह का समय है, फिलहाल अक्टूबर को एग्जाम तिथि मानते हुए, तो क्या ये पॉसिबल है। देखिए मैंने कहा कि जब परीक्षा की डेट अचानक से आती है और जल्दी आती है तो हर बच्चा बराबर लेवल पे होता है, और इसका फायदा मिलता है ऑलरेडी जॉब में लगा हुआ बच्चे को, जो ग्रेड फर्स्ट में लगा हुआ, ग्रेड सेकंड में लगा हुआ है। उनका प्लस पॉइंट ही होता है कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे वो, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, उनको लगता है यार ठीक है। बेरोजगार बच्चा डर जाता है कि सर ग्रेड फर्स्ट भी आ रही है, अभी ग्रेड सेकंड भी आएगी, ग्रेड थर्ड भी संस्कृत शिक्षा विभाग की आ रही है, इधर डीएसएस भी आ रही है, तो सर हमें क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि बेरोजगार हमेशा डरता है बेचारा, उसमें भय होता है, जबकि समय सबसे अधिक उसके पास होता है, उसका सिलेक्शन सबसे आसान है, लेकिन वो डर जाता है, उससे लगता है कि सर होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप देखना कि लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो सेवारत बच्चे हैं वो जल्दी सिलेक्ट हो रहे हैं, उनका रेशियो बहुत बड़ा है। इसका रीजन है उन्हें डर नहीं लगता और वो कंपट की भी सिलेक्शन ले लेते हैं। यही मैं आपको कहना चाहता हूं, सिलेक्शन में आपको यहां पे सोचना है, इंटरव्यू के बारे में सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिटर्न में अच्छे कर जाओगे, इंटरव्यू का कोई बड़ा रोल नहीं होता है। थर्ड पेपर जीके का है। जीके वाले पेपर में 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें रास्ता में इतिहास कला संस्कृति है, साहित्य है, वो वही है जो आरएस वगैरह में पढ़ते हैं, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड सब में सेम जैसा ही है। राजस्थान की राजव्यवस्था एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेशली तैयार करना पड़ेगा, ये समझ वाला पार्ट है और ये आजकल बहुत अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। आप इसमें कोई भी अच्छी किताब चुन सकते हैं, कोई भी किताब जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी आती है, प्रदीप बोर्ड सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है इस पे, राजस्थान की राजव्यवस्था पे। पर्टिकुलर पार्ट लेना यदि ले सको तो, यदि समग्र लो यदि राजस्थान के ऊपर मान लो आपको कंप्लीट के सर नहीं, हमें अलग अलग टुकड़ों में नहीं पढ़ना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि थर्ड पेपर के लिए राजस्थान में कॉलेज लेक्चर के लिए पेनोरमा से बढ़िया कुछ भी नहीं है, कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बच्चे गाइड के रूप में यदि किसी ने पढ़ा है तो उन्होंने इसी को पढ़ा है, और मैं मानूंगा कि नो डाउट इनका मैटर बढ़िया है। बट आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव बनना पड़ेगा, उसमें अच्छी चीजें लेनी पड़ेंगी। तो थर्ड पेपर के लिए यदि गाइड ही आपको पढ़नी है तो आप पेनोरमा लीजिएगा, क्योंकि इसका हर पार्ट बहुत कंप्लीट है, मतलब प्रश्न बाहर आने के चांसेस 0% है यदि ये पढ़ लेते हैं। यद्यपि ये लेहंदी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि बिना इधर उधर देखे आपको कंप्लीट ये गाइड के रूप में लो तो आप ये लीजिएगा। यदि जैसे मैंने अलग अलग पार्ट से पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग पार्ट से पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था का बड़ा पार्ट है, आर्थिक समीक्षा इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करंट बेस आता है, अपडेट बेस आता है। तो जितनी भी इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके सभी डाटाज बहुत अच्छे से पढ़ना है। करंट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, राजस्थान का करंट है, खिलाड़ी हैं, जगह हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो जो हम राजस्थान के अवनी वाले ओम जी सर जो सुजेस्ट करवा रहे हैं उसी से हो जाएगा, ठीक है। राजव्यवस्था वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्योग्राफी वाली, ज्योग्राफी तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, जो नॉर्मली कंपटीशन पढ़ते हैं वही है। ये 4 बड़े पार्ट हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट, अर्थव्यवस्था वाला पार्ट और राजस्थान राजव्यवस्था वाला पार्ट जिस बच्चे का स्ट्रोंग होगा वो थोड़ा सा इस थर्ड पेपर में मतलब स्कोर अच्छा कर सकता है। और मैं मानता हूं
थर्ड पेपर में स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। मेरा थर्ड पेपर में स्कोर बहुत अच्छा था और इसका मुझे साइकोलॉजिकल फायदा मिला, मुझे डर ही नहीं लगा फिर उसके बाद कि यार मैं बहुत आगे हूँ। तो थोड़ा सा आपको यदि इसको अच्छे से मेंटेन कर जाओगे तो ये बढ़िया चीज़ है। आप चाहो तो इसका कोई ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, वैसे हमने भी जारी किया है। आप कह दोगे सर प्रचार कर रहे हो, ओम जी सर करवा रहे हैं इसमें इकोनॉमिक सर्वे वाला और राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट बहुत शानदार तरीके से करवा रहे हैं। आप देखना चाहें तो अवनी पे देख सकते हैं, आप क्लास लेके देख लीजिएगा, रियल में बेहतर है वो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी इस पर हम स्टार्ट करेंगे, बट आप देख लीजिएगा। बाकी नॉर्मली यदि आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो कोई डाउट नहीं, अच्छा कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये थर्ड पेपर के लिए मैंने गाइड के रूप में सजेस्ट किए। बाकी अलग अलग पार्ट के लिए अलग बुक है, राजव्यवस्था के लिए अलग पढ़ सकते हैं। इतिहास कला संस्कृति वही है जो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड में आपने पढ़ा है। जो भी किताब आपके पास है, जो गाइड है, वो आप पढ़ सकते हैं। सेम मैटर सब गाइडों में एक जैसा होता है। ज्योग्राफी का सेम है, सिलेबस में कोई बड़ा चेंज होगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, सेम सिलेबस डालेंगे। कोई 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे कर दें तो कर दें, बाकी सिलेबस लगभग सेम रहेगा, याद रखना। तो ये थर्ड पेपर है, इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्ट में कोशिश करें कि बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, वो कंटेंट पढ़ें, सीमित कंटेंट पढ़ें, अच्छा पढ़ें। एक किताब को चुनें और उसके मल्टीपल रिवीजन पे बल दें। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि एक बेहतरीन किताब ले लें इन दोनों पार्ट्स की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम निकालें, एक गाइड या एक अच्छी किताब ले सकते हैं वो लीजिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जितनी ज्यादा आप रिवीजन एमआर करोगे, यानी मल्टीपल रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे आप, उतना ही आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। जितना अभ्यास आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। यद्यपि मैंने अलग अलग विषय के ऊपर इस पे अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, ज्योग्राफी पे अलग बना रखा है, हिस्ट्री पे चूंकि मैं खुद भी हूं तो मैंने बताया, और पॉलिटिकल साइंस पे बना रखा है, हिंदी पे बना रखा है, पब्लिक एड पे बना रखा है, सोशोलॉजी पे बना रखा है, एक दोबारा बना देंगे, ठीक है, संस्कृत पे बना रखा है। मैंने लगभग हर विषयों का वीडियो बना रखा है और कोशिश करूंगा कि अगले वीक में दोबारा एक बार समरी के रूप में हर विषय की जो बेहतरीन और सिलेक्टेड किताबें हो सकती हैं वो मैं आपको शेयर कर दूं। बाकी आप अपना कोई भी उससे जुड़ा हुआ विषय से कोई भी व्यक्ति, उससे भी आप पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे पे डिपेंड रहें, तो आप ये कर सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन ये है, सीमित किताबें, मैक्सिमम रिवीजन। जरूरी नहीं आप 100% सिलेबस कवर करें, यदि आप अपने सब्जेक्ट में 80% सिलेबस कवर करते हैं तो भी आप सिलेक्शन के दावेदार हो जाएंगे। यानी कॉलेज लेक्चर में लगभग ये रहता है कि 60% यदि आप कंप्लीटली कर लेते हैं, मतलब स्कोर कर देते हैं, तो आप सिलेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि 80% सिलेबस को शानदार तरीके से तैयार कर लें और टाइम बचता है तो 20% को सरसरी तौर पे देखें, लेकिन 20% पार्ट को उसको काट दें अपने सिलेबस से जो आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो 80% पे फोकस करके और मल्टीपल रिविजन करके और खुद का एक अच्छा एनवायरमेंट डिजाइन करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैं कहता हूं सबसे आसान कंपटीशन है यदि सही तरीके से अंजाम दिया जाए, इन्वायरमेंट अच्छा रखा जाए, संगति अच्छी रखी जाए, 2-4 अच्छे दोस्त रखे जाए, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया को क्रैक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, साक्षात्कार से पहले आपके पास होनी चाहिए। किताबें आप अपने विषय की आप पूछ सकते हैं, बाकी मैंने भी लगभग वीडियो बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा। थर्ड पेपर मैंने बता दिया, पेनोरमा गाइड के रूप में पढ़ो तो पेनोरमा पढ़ लेना। ऑनलाइन कोर्स लेना है तो अवनी पे ओम प्रकाश सर, ज्योग्राफी पे डॉक्टर कौशलेंद्र जी, कई लोग करवा रहे हैं, बढ़िया है, शानदार है, देखने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी तरीका ये हो सकता है सेल्फ स्टडी करें और क्वेश्चन पेपर्स निकालें, कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक टेस्ट सीरीज भी बेहतरीन लाई जाए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये तरीके आप अपना सकते हैं। अब आपका कोई सवाल हो तो बताएं मुझे इस भर्ती से रिलेटेड, कमेंट दिखाओ मुझे, बता दें एक बार कोई सवाल हो तो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इकोनॉमिक्स विषय पे भी वीडियो नहीं बनाया, कोशिश करूंगा कि मैं इस पे कोई अच्छे एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाऊं। पीएचडी नहीं चाहिए बेटा कमलेश जी, लेकिन आने वाली भर्तियों में पीएचडी लागू हो जाएगी, इसलिए पहली भर्ती जिसमें पीएचडी नहीं होगी, आगे पीएचडी अनिवार्य हो जाएगी, तो पीएचडी नहीं है इसमें, ठीक है। एमए प्रीवियस का रिजल्ट नहीं आया, क्या पात्र हूँ, शायद आ जाएगा तब तक, अभी क्या बताया, विज्ञापन संशोधित आ जाए तो और डेट बढ़ जाएगी, तो अभी आप भर दें फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं। आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग, देखिए मेरे कोडिंग ऑफलाइन कोचिंग तो कभी नहीं करनी चाहिए इस समय। ऑनलाइन के लिए आप कोई सब्जेक्ट का लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो एक्सपर्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छा पढ़ाए तो ले लीजिए ऑनलाइन आप, और कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ले सकते हैं, बट टीचर अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये। जीके वाले के लिए ऑनलाइन अवनी का ले लेना मेरे अकॉर्डिंग, उससे बड़ी आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का जिक्र किया गया है, वो देखो आप जो ये लाइन बोल रहे हो ना, वो किया तो गया है जिक्र, लेकिन उन्होंने उसमें बोला नहीं है कि 40% रहेगा क्या। अब उसमें वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि भाई 30% कर दें, कि एकदम से जीरो नहीं रहे। कई बार फिजिक्स में माइनस में चले जाते हैं, एचटी वगैरह में माइनस में लड़कियों के सिलेक्शन हो जाते हैं, तो उसमें हो सकता है ये प्रावधान लागू कर दें। फिलहाल जो 40% का नाम देते हैं वो नहीं दिया, तो वो आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम सही है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का इन्होंने दिया है, तो हो सकता है ये 20, 30, 40 कर दे। तो मैंने कहा कि संभावनाएं हैं कि हो सकता है।
राजस्थानी भाषा के बारे में क्या बताऊं, पेपर एक्सटेंड हो सकता है क्या, चांसेज हैं, जरूरी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा अक्टूबर को मान के करिए, हो सकता है गवर्नमेंट पे दबाव की स्थिति में गवर्नमेंट अक्टूबर में करवा दे। तो मेरे मैक्सिमम सब्जेक्ट में सीट वर्गीकरण सही नहीं है, हाँ सही नहीं है, तभी कह रहा मैंने, संशोधित विज्ञप्ति आएगी, 100% आएगी इसमें। एग्जाम कब होगा, अक्टूबर में आपका रिटन एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है 90%, और बाकी आगे भी हो सकता है, आगे जा सकता है, कह नहीं सकते। बाकी प्रोसेस होने में 2024 लास्ट तक जाके कंप्लीट प्रोसेस होगी। और बताएं, मेरे कोडिंग मैंने हर चीज बता दी आप लोगों को, कोई और दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हर चीज बताई है मैंने। मैं तो ये कहूंगा कि ईमानदारी से करोगे तो लग जाओगे, है ना। ज्यादा राय मत सुनना, ज्यादा लोगों की बातें मत सुनना, ज्यादा बड़ी किताबें मत चुनना, बहुत सारी विषय वस्तु मत चुनना, सिलेक्टेड विषय वस्तु के साथ आगे बढ़ना, विश्वास खुद पे रखना। हर बड़ी भर्ती आसान होती है, आपको लगता होगा कि बहुत दूर से दिखाई दे रही है सर, पता नहीं क्या होगा, मैं कहता हूँ आसान है, सीमित चीजें। मतलब मैंने कई विषय में, मुझे बड़ा होता है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई विषय में ऐसे लोग हैं हमारे साथ के भी हैं जो एक एक गाइड पढ़ के बने हैं, आज वो हो सकता है बड़ी बातें करें। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपको यही बात ध्यान में रखनी है, इस दुनिया में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आप कोशिश ये करें कि वो सिलेक्टेड चीजें पढ़ें, उनको बार बार रिवीजन करें। आप ज्यादा कंटेंट चुन लेंगे, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, वो कोई काम का नहीं है। कम किताबें, मैक्सिमम रिवीजन। छत्तीसगढ़ वैकेंसी मेरे कोडिंग जो हालात बन रहे हैं वो जुलाई में ही लास्ट में भी आ जाए, अब बाकी अगस्त का मैंने बताया था आपको, आ जाएगी, 100% आएंगे। राजस्थान इकोनॉमिक्स के बारे में इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लेना, करंट से संबंधित आता है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स वाले प्रश्न आते हैं वो लगभग, ठीक है ना। उस पर ओम जी सर करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं, आप एक बार अवनी वाला कोर्स करके देखना, अच्छा है, शानदार है। वो करवाएंगे भी, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट शुरू नहीं किया सर, करवाएंगे बट अच्छे से करवाएंगे। और बताएं, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, आप डाल दीजिएगा। एकलव्य मॉडल स्कूल वाला जो है वो आप देखिए, शायद आवेदन शुरू हो गए कि नहीं हुए। कल परसों एक बच्चे ने भेजा था कि सर आवेदन शुरू हो गए, मेरे कोडिंग तो मुझे अपडेट नहीं है लास्ट का। और बताएं, और तो लगभग चीजें मैंने बता दी, और कोई आपको चीज पूछनी हो तो पूछ लेना। बाकी 3 से 4 माह हैं, आप कर सकते हैं। मेरे कोडिंग लगभग चीजें मैंने बता दी है। साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुकलेट आ चुकी है मार्केट में, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड सबके लिए है वो, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की भी प्रश्न है, मतलब उससे बढ़िया बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, इतना अच्छे से कर दिया है। हर अब तक के जो प्रश्न है वो सब अपडेट कर दिए हैं व्याख्या सहित, तो मिल जाएगी, आप मार्केट में पता कर लें, सब जगह आ गई है। ओके, आरएस परी एग्जाम को लेकर, एक आरएस को लेकर और वीडियो हम बना देंगे, आरएस का विज्ञापन भी शायद आज कल में कभी भी आ जाए, तो आरएस को लेकर भी कल या परसों में एक वीडियो ओम जी सर के साथ एक सेशन कर लेंगे, उस पर आरएस को लेकर डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज एपी को लेकर मेरे कोडिंग सब डाउट क्लियर कर दिया, थैंक यू।